तो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के पाकिस्तान कनेक्शन सामने आए हैं, आईएसआईएस कनेक्शन भी सामने आए हैं। और इस बीच गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि एक आरोपी के पाकिस्तान के साथ ही अरब कंट्रीज और नेपाल में मूवमेंट पाए गए। ये आरोपी साल 2014-2015 में 45 दिनों के लिए कराची में रहा और ट्रेनिंग ली। इसके बाद साल 2018-2019 में अरब कंट्रीज में रहा, साथ ही नेपाल में भी मूवमेंट रहा है। आरोपी ने फोन से 8-10 फोन नंबर भी उसके मोबाइल से मिले हैं जिनके वो टच में था। उदयपुर घटना को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई है। हमारे साथ में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज मीटिंग की है, किस तरह की जानकारियां निकल कर आई है, कहां कहां कनेक्शन मिले इन आरोपियों? देखिए, कल इतनी बड़ी एक घटना हुई है जो आतंकवादी, इसमें पूरा एक मैं कहूँगा हृदय विदारक पूरा देश इसको देख के अचंभित है। और इसमें जो मुलजिम दो पकड़े गए उनसे पूछताछ चल रही है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इसमें जुड़ा हुआ मिलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब ये केस एनआईए को सौंप दिया गया है, आगे एनआईए इसमें जांच करेगी। इनके कनेक्शन भी मिले हैं सर विदेश से? अभी इनके जो जांच में आया है वो उसमें ये 14-15 में इन दो अपराधियों में से एक विदेश गया है, पाकिस्तान में कराची रह के आया है लगभग 45 दिन, और नेपाल भी ये गया है। और इसके कुछ पाकिस्तानी नंबर इसके मिले जिन पे ये लगातार उनसे बात करता रहा है। किस तरह की मंशा थी सर इनकी? क्या केवल भावनाएं? इनकी मंशा प्रदेश में अस्थिरता फैलाने की, और इसके साथ साथ भय का वातावरण बने और बड़े रूप पे दंगे यहाँ हों, जो पाकिस्तान का भी मकसद है कि इस तरीके से ये अस्थिरता यहाँ आए प्रदेश में, देश में। उसकी शुरुआत इन्होंने करने की कोशिश की थी, मगर मौके पे ही ये लोग पकड़े गए। और आने मौके का मतलब वारदात के कुछ ही घंटों में पकड़े गए। और आने वाले टाइम में इनके इस तरीके के जो नेक्सस हैं उनको और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का काम बेहतरीन रहा सर, पुलिस के लिए क्या कुछ राज्य सरकार कर रही है? निश्चित तौर पे मैं राजसमंद के एसपी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने ज़िले के अंदर नाकाबंदी की, और उन सिपाहियों को जिन्होंने इन दोनों मुलजिमों को अपनी जान पे खेल के पकड़ा, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैलेंट्री अवार्ड भी दिया है। आने वाले समय में मैं चाहूँगा हमारी पुलिस का मनोबल और बना रहे। आपसे भी सहयोग करेंगे कि बजाय गलतियाँ निकालने के आज का दिन हमें सबको मिलकर राजस्थान की जनता को भयमुक्त करने के लिए, सबको शांति बनाए रखने के लिए हमें आह्वान करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई गई है, किस तरह की आप उम्मीद करते हैं? सभी दल इस मामले में किस तरह का सहयोग जो है जनता का, प्रदेश का? देखिए, आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। मुझसे आज उनकी जो पीड़ा थी मैं उनको देख रहा था, प्रदेश के प्रति जो उनके अंदर एक तनाव था। और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि जो विपक्ष के लोग हैं जो ऐसे वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, उसकी बजाय वो सहयोग करना चाहिए उन्हें कि इतनी बड़ी घटना हुई है, उसमें उनको अपील करनी चाहिए कि प्रदेश में अमन चैन रहे, सुख शांति रहे। और जो भी इसमें कमी है, जो मुलजिमान रह गए हैं, उस जांच में भी सबको सहयोग करना चाहिए। आज हमने वातावरण बिगाड़ के इस जांच से हट के पुलिस प्रशासन अमन चैन बनाने में अगर लगा रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये है हमारे साथ में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि उदयपुर हत्याकांड मामले की जांच एनआईए कर रही है, घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और हो सकता है सीन रिक्रिएट कर भी साक्ष्य जुटाए। फिलहाल एनआईए की टीम मौके पर, घटनास्थल पर मौजूद है। इस आतंकी घटना मानकर इस पूरे हत्याकांड को जांच की जाएगी, देखा जाएगा कि इसका इंटरनेशनल कनेक्शंस क्या क्या है, आतंकी कनेक्शंस क्या क्या है अगर हैं तो। और इस बीच डीजीपी एमएल लाठर ने यह बयान दिया है कि यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है, आतंकी घटना मानकर जांच जारी है। घटना के पीछे मकसद जो प्रारंभिक जांच में सामने आया है वो है दहशत फैलाना, यानी आतंक फैलाना। दूसरे देशों से आरोपियों के संपर्क थे, ये भी जांच में सामने आया है। अब एनआईए जांच में पुलिस पूरा सहयोग करेगी। ये सब
जो घटनाक्रम हुआ है इसमें 10 तारीख को एक व्यक्ति द्वारा नाजिम नाम के व्यक्ति द्वारा कन्हैयालाल के विरुद्ध धानमंडी थाना उदयपुर पर एक अभियोग पंजीबद्ध करवाया गया था कि उसने एक आपत्तिजनक पोस्ट अपने जो डीपे पर है पोस्ट की हुई है। उस संदर्भ में कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। यह मुकदमा दर्ज कर 11 जून को धानमंडी पुलिस थाना द्वारा कन्हैयालाल को उन धाराओं में उस अपराध में जो कारित किया गया था उसमें उसको गिरफ्तार किया गया था और 12 तारीख को जैसे ही उसको न्यायालय में पेश किया था तो उसके बाद पेश करने के बाद उसकी जमानत हो गई थी। इसके बाद कन्हैयालाल द्वारा 15 तारीख को पुनः थाने पर उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन परिवार दिया गया कि उसको ऐसा आभास होता है कि नयम और कुछ 4-5 लोग कोई उसका शायद कोई पीछा कर रहे हैं और उसकी जान माल को खतरा है। इस बात को देखकर SHO ने ASI को एंडोर्स किया और उसकी दोनों पक्षों को बात कर समाधान निकाला जाए। यहाँ पर SHO ने मेरे ख्याल जो सिचुएशन है, क्योंकि ये एक आपको ध्यान होगा उस टाइम एक घटना घटी थी कि एक बयान राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया था आपत्तिजनक, जिसका चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी उसमें आलोचना हुई थी और उसको मद्देनजर रखते हुए जो एक एनवायरनमेंट था वो सरकार था। यहाँ पर SHO द्वारा जो सिचुएशन का आंकलन सही नहीं कर इसमें जो दोनों पक्षों को बैठाकर एक समझौता या ये कह लीजिए कि एक समझाइश की गई और दोनों ने कि भी ठीक है मैं अपनी दुकान खोलता हूँ और हम भाईचारे से रहेंगे और इस तरह वो मामला वहीं पर ख़त्म कर दिया। कानूनी कार्रवाई जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। इस संदर्भ में ASI को कल तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जा चुका है और SHO को आज हमने सस्पेंड किया है। और भी यदि किसी अधिकारी की इसमें कमी पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो आपराधिक हो और चाहे वो विभागीय हो, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, अब NIA के साथ मिलकर राजधानी पुलिस इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो देखिए, अब तक इस हत्याकांड के पीछे जो वजह निकलकर सामने आई है वो वजह है आतंक फैलाना, यानी दहशत फैलाना, लोगों को डराना। UAPA के तहत इस मामले में केस दर्ज किया गया है और जो जांच चल रही है वो इसे आतंकी घटना मानकर ही की जा रही है, क्योंकि हत्याकांड के पीछे मकसद भी आतंक फैलाना ही था। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि घटना का मकसद, इस हत्याकांड का मकसद दोनों आरोपियों का दहशत फैलाने का ही था। अगर बात करें तो इन आरोपियों के दूसरे देशों से संपर्क की भी बात सामने आई है। इनमें से एक आरोपी पाकिस्तान के कराची में कुछ सालों पहले 45 दिन रहकर आया था और माना जा रहा है कि उसने वहां पर किसी चीज की ट्रेनिंग ली। इसके अलावा अरब कंट्रीज में भी इनके मूवमेंट मिले हैं और नेपाल में भी इनके मूवमेंट मिले हैं। दोनों मुख्य आरोपी वैसे ही पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 3 और लोग इनसे पूछताछ के आधार पर हिरासत में लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, अपडेट्स? देखिए, 2-3 अपडेट जो है वो बड़ी इसमें सामने आई कि एक गोश मोहम्मद जो आरोपी है वो 2014 में कराची जाकर आया है। वो कराची में क्या करके आया है, किन लोगों से मिल के आया है, इसकी जानकारी अभी पुलिस ने नहीं दी है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये जो आरोपी है वो 2014 में पाकिस्तान गया था। साथ में ये एक संगठन है दावत इस्लामी, इस संगठन का जिक्र जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है और बताया जा रहा है कि इसके संपर्क में जो है ये दोनों आरोपी जो थे वो थे इस संगठन के, और इस संगठन का मुख्यालय जो है वो दिल्ली और मुंबई जो है वो बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो
संगठन है वो धार्मिक प्रचार का काम जो है वो किया करता था। इस प्रकार की जानकारी जो है वो दी है। हालांकि 3 और अन्य लोग भी गिरफ्तार किए जो इन्हीं के संपर्क में थे। इस प्रकार की बात जो है वो पुलिस ने यहाँ पर कही है। साथ ही इस मामले में ये बताया जा रहा था कि जिस प्रकार से मृतक ने पहले ही शिकायत दी थी और पहले ही सुरक्षा मांगी थी और उसमें पुलिस जो है वो सुरक्षा नहीं दे पाई थी, तो उस मामले में अब एसएचओ को भी जो है वो सस्पेंड पुलिस द्वारा कर दिया गया है। और इनके क्या कुछ लिंक है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि अभी जांच जारी है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इन लोगों का किन किन लोगों से संपर्क था, इन लोगों ने वीडियो बनाने के बाद पहले कहां पर भेजा, किन लोगों के जो है वो इन्हें जो है वो उकसाया था, इन तमाम पहलुओं के बारे में फिलहाल जो है वो जांच जो है वो चल रही है। लेकिन ये भी साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की बात तो सामने आ चुकी है, नेपाल की भी बात जो है वो सामने आई, लेकिन उसके बारे में अभी जो है डीजीपी ने जिक्र नहीं किया है कि और कौन कौन से देश में गए, इसके बारे में जो है वो तथ्य जुटाए जा रहे हैं। तो पुलिस अपना काम जो है वो लगातार कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि तमाम जांच जो है वो की जा रही है, इसलिए से ज्यादा चीजें जो है वो अभी बताई नहीं जा सकती। लेकिन फिलहाल जो है वो पुलिस ने इस प्रकार की जांच जो है वो दी है। जी लेकिन अब देखिए आईसिस कनेक्शन, आईसिस का एक जो हैंडलर था यहाँ इंडिया में वो पकड़ा गया था, वो भी राजस्थान बैकग्राउंड का था, उससे भी रियाज के संपर्क निकले हैं और अब इस दिशा में भी काम हो रहा है कि कहीं ये आईसिस के किसी स्लीपर सेल का हिस्सा तो नहीं है। बहुत ज्यादा संभावनाएं इस बात की बन रही है कि हो सकता है कोई स्लीपर सेल एक्टिव था। इन दोनों के वीडियो में इन्होंने ये संदेश आगे बढ़ाया कि घटना का एक हिस्सा तो हम करके जा रहे हैं, आगे आपको संभालना है, वो वाला जो पोर्शन था। उसके लिहाज से भी क्या जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ही वक्त पर? जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की जो भी जो है वो इसमें अपडेट हो सकते हैं, जो भी चीजें लिंकअप हो सकती है, उन तमाम पहलुओं के बारे में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी जांच जारी है और किन किन चीजों से इनके लिंकअप हुए हैं। अभी चूंकि शुरुआती स्टेज है, इस लिहाज से अभी जो है वो उनका खुलासा जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन इन लोगों के किन किन से संगठन से ये जुड़े हुए थे, क्या क्या ये शिक्षा जो है वो वहां से लेकर आए थे और इनके बारे में और इनके अलावा और कौन कौन लोग जो है वो इनके संगठन से जुड़े हुए हैं, इन तमाम पहलुओं के बारे में एनआईए भी जांच कर रही है और ये भी जो है वो जांच कर रहे हैं। यूएपीए की धारा में जो है वो मामला दर्ज कर जो है वो जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी और कोई खुलासा जो है वो पुलिस द्वारा नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि अभी जी पुलिस का कहना है कि अभी चूंकि जांच जारी है, इस लिहाज से अभी और खुलासे जो है वो करना मुनासिब नहीं है अभी, चूंकि जैसे नहीं, लेकिन एक सवाल जरूर ये लगातार बना हुआ है, क्या इस पर क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाई है कि जो 3 और लोग हिरासत में लिए गए वो किस तरह से इस घटना से जुड़ रहे हैं? देखिए वो ये बताया जा रहा है कि इन लोगों के संपर्क में ही थे, ये बात जो है वो पुलिस द्वारा कही गई है कि जो अन्य 3 लोग थे वो इनके संपर्क में ही थे। अब ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि किस प्रकार का इन 2 आरोपियों से, जो मुख्य आरोपी हैं, उनसे इनका संपर्क था, क्या इन सब लोगों ने मिलकर पूरी साजिश जो है वो रची है, और भी क्या और लोग जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में उनका इन्वॉल्वमेंट है। उन तमाम पहलुओं के बारे में जांच कर रही है। लेकिन ये स्पष्ट पुलिस ने कहा है कि ये 3 जो अन्य लोगों को पकड़ा गया है वो उनका जो है वो इन दोनों आरोपियों से संपर्क में थे, इसलिए से उन्हें हिरासत में लिया गया। अभी देखिए 5 आरोपी, जो 2 मुख्य आरोपी जो। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए बता दें, जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है। सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी रियाज का आतंकी संगठन आईसिस से कनेक्शन जुड़ता महसूस हो रहा है। दरअसल रियाज के आईसिस से जुड़े मुजीब के साथ बेहद करीबी संबंध सामने आ रहे हैं। मुजीब, आपको याद होगा, आईसिस से उसके संबंध होने की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया था हाल ही में। मुजीब जो कि टोक का रहने वाला है, एनआईए ने हाल ही में उसे गिरफ्तार किया था। जानकारी मिल रही है कि रियाज के इस मुजीब से बेहद करीबी संबंध रहे हैं और आपस में कई बार इनकी मुलाकात और बातचीत होती रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, क्या जानकारी है? देखिए, इसमें एनआईए पूरी
मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है और पिछले लगभग 2 से 3 घंटे लगभग हो गए हैं। एनआईए की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है और जो इन्वेस्टिगेशन है उसे आगे बढ़ा रही है। एनआईए के अलावा एसआईटी जो राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी, एसआईटी के मेंबर्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं और एफएसएल की टीम भी जो घटना स्थल से जो जरूरी साक्ष्य हैं वो जुटाने में इस समय लगी हुई है। एनआईए हर पहलू से जांच कर रही है क्योंकि अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस भी सामने आने लगे हैं, तो उस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इनके संबंध कहाँ रहे इसको जानकारी जुटाने में लगे हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एनआईए की टीम जिस मुस्तैदी से जांच कर रही है उससे स्पष्ट है कि कोई बड़ी जानकारियां निकल कर सामने आ सकती है, क्योंकि कुछ कनेक्शंस पाकिस्तान के भी सामने आए हैं, नेपाल के भी सामने आए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन आरोपियों के कनेक्शन सामने आने से जो एनआईए की जांच है उस पर सबकी नजर अभी बनी हुई है। जी बिल्कुल। और लेकिन देखिए सवाल लगातार वही बना हुआ है। मैं इसी आशंका पर लगातार अपने और भी सहयोगी से मैंने बातचीत की है कि अगर इन दोनों आरोपियों ने उस वीडियो के जरिए ये मैसेज दिया है अन्य लोगों को कि अब आगे आपको चीजें संभालनी है, तो उसका एक मतलब तो ये भी हो सकता है कि कोई स्लीपर सेल एक्टिव है और उसके सदस्यों तक मैसेज इस तरह से पहुंचाया गया। जी बिल्कुल, देखिए हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस को और जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उन्हें इसमें कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस तरह का मैसेज दिया गया है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक मैसेज उन्हें ये तो पता ही था कि कार्रवाई इस घटना को अंजाम देने के बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं, तो ऐसे में अगली घटना के लिए उन्होंने अपने दूसरे साथियों को मैसेज इस वीडियो के मार्फत संदेश देने की कोशिश की हो, ये भी हो सकता है। और इन सभी पहलुओं के आधार पर ही जो एजेंसीज है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। दूसरी ओर कनेक्शंस निश्चित तौर पर लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी लगातार बना हुआ है कपिल कि अगर मकसद आतंक फैलाना ही था और अगर आतंकी कनेक्शंस इन दोनों के रहे हैं, इंटरनेशनल कनेक्शंस जो इनके सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ये सेंटर और स्टेट के पार्ट पर एक इंटेलिजेंस की चूक तो बहुत जबरदस्त रही है। जी बिल्कुल, ये इंटेलिजेंस की चूक निश्चित तौर पर कही जाएगी, क्योंकि 10 तारीख से 10 जून से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था जब कन्हैयालाल साहू के मोबाइल से एक पोस्ट हुआ था और उसके बाद में 15 जून को कन्हैयालाल साहू द्वारा ये एक पुलिस में रिपोर्ट देकर अपनी सुरक्षा की मांग की गई थी। इन आरोपियों ने जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 17 जून को एक वीडियो बना लिया था और उस वीडियो को मर्डर करने के बाद में जारी किया गया। तो आप देखिए करीबन 11 दिन तक वीडियो बनाने के बाद में ये इसकी रेकी करते रहे, पूरा प्लान बनाते रहे, सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम देने की उनकी पूरी प्लानिंग थी। तो उन सभी इतना बड़ा घटनाक्रम चलते हुए भी यहाँ पर लगातार वो लोग इस इलाके में उनका मूवमेंट भी संभवतः रहा होगा, क्योंकि जैसे ही कन्हैयालाल द्वारा दुकान खोली गई उसकी हत्या कर दी गई, तो उनकी प्रॉपर रेकी होगी, प्रॉपर सूचनाएं उनके पास होगी। ये सारी सूचनाएं अपराधियों के पास थी, लेकिन अपराधियों का जो मूवमेंट शहर की इन सक्की गलियों में था उसको इंटेलिजेंस पता नहीं लगा सकी। ये इंटेलिजेंस का एक बड़ा चूक निश्चित तौर पर है। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। तो देखिए इस बीच जांच लगातार आगे बढ़ रही है और स्टेट की तरफ से एनआईए को और सेंटर को ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि जो भी जांच चलेगी उसमें पूरा सहयोग स्टेट की भी जांच एजेंसियां करेंगी। इस बीच 3 और लोग हिरासत में लिए गए, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जिस तरह से ये जानकारी सामने आई कि जो 2 आरोपी, जो मुख्य आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक पाकिस्तान में 45 दिन की किसी चीज की ट्रेनिंग लेकर आया, वो क्या है? अब आशंका तो यही जताई जा रही है कि हो सकता है उसने आतंक फैलाने की ही ट्रेनिंग ली हो। बहरहाल एक आतंकी संगठन का नाम और एक इंडिपेंडेंट संगठन का नाम भी सामने आ रहा है और इस बीच मुजीब से आरोपियों का कनेक्शन निकलकर सामने आया है। मुजीब ये वही शख्स है जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जो कि टोक का रहने वाला था। एनआईए ने हाल ही में उसे गिरफ्तार किया था और मुजीब आईसिस से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में ये तार कहां तक जा रहे हैं? ये बहुत गंभीर इशारे हैं, ये बहुत गंभीर आशंकाओं को ये बात जन्म दे रही है कि आतंक फैलाने का मकसद था कि कहीं आगे कड़ियों में और भी
वारदातों को तो नहीं इन लोगों ने प्लान कर कर रखा है? अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द उसका खुलासा कर उन्हें समय से पहले ही रोकना एक बड़ी चुनौती जरूर कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, इंटेलिजेंस के लिए रहने वाली है। और देखिए, आप मूवमेंट देखिए, पाकिस्तान में मूवमेंट मिले हैं, नेपाल में मूवमेंट मिले हैं, अरब कंट्रीज में मूवमेंट मिले हैं। इसके अलावा आईसिस के एक मेंबर से इनके संपर्क अब तक सामने आए हैं। तो कई गंभीर सवाल ये हत्याकांड खड़ा कर अपने पीछे गया है। हालांकि ये भी ध्यान देने की बात है कि लोग बेहद आक्रोशित हैं और लगातार दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही।